हेलो क्लास, कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उपसंयोजन यौगिक को पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने आधे पार्ट को कवर कर लिया है। अब आज आगे पढ़ेंगे उपसंयोजी यौगिक में रंग। हम सभी जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश मतलब दृश्य प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा शेष भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, तथा जो तरंगदैर्घ्य अवशोषित होती है उसका पूरक रंग दिखाई देता है। जैसे कि CuH2O4 2+ आयन में देखें, ये जो संकुल है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें जब श्वेत प्रकाश पड़ती है तो इसमें लाल रंग का अवशोषण होता है और जो संकुल होता है वो नीला रंग दिखाई देता है। उसी तरह कोबाल्ट NH3 2+ आयन में देखिए, इसका जो पूरक रंग है, मतलब इसमें जिस रंग का अवशोषण होता है वो कौन सा रंग है, पीला है। और जो रंग हमें दिखाई देता है, मतलब ये संकुल जो जिस रंग का दिखाई देता है वो कौन सा रंग है, बैगनी रंग। ठीक है, तो जिस प्रकाश का अवशोषण होता है उससे पूरक रंग हमें क्या होता है, उसमें दिखाई देता है। ठीक, इस क्षेत्र में प्रकाश की प्रत्येक तरंगदैर्घ्य विभिन्न रंगों में दिखाई देती है। सभी रंगों के सहयोग से श्वेत प्रकाश व प्रकाश तरंग की अनुपस्थिति में काली दिखाई देती है। अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के साथ कुछ संकुलों के रंग को निम्न सारणी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सारणी में बताया गया है कौन से प्रकाश निम्नलिखित संकुल के द्वारा कौन से प्रकाश की तरंग का अवशोषण किया जाता है और जो संकुल होता है वो कौन से रंग का दिखाई देता है। जैसे लाल प्रकाश का अवशोषण किया जा रहा है तो नीला दिखाई दे रहा है, पीली प्रकाश का अवशोषण किया जा रहा है तो वो बैगनी है, नीला हरा का अवशोषण कर रहा है तो वो लाल है, हरा पीला का अवशोषण कर रहा है तो बैगनी है, नीली रंग की प्रकाश का अवशोषण कर रहा है तो पीला नारंगी, बैगनी रंग की प्रकाश का अवशोषण कर रहा है तो हल्का पीला। ठीक, इसकी व्याख्या को देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आगे है कि जो उपसंयोजी यौगिक है वो हमें अलग अलग रंग के क्यों दिखाई देते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। तो उपसंयोजी संकुलों के रंगों की व्याख्या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। तो यहाँ पे संकुल है TiH2O6 3+ आयन। तो संकुल आयन बैगनी रंग का होता है। यह एक अष्टफलकीय संकुल है जिसमें टाइटेनियम 3+ आयन में 3D1 विन्यास होता है। संकुल की आद्य अवस्था में 3D1 कक्षक T2G स्तर में होता है तथा इसका अगला उच्च ऊर्जा स्तर Eg रिक्त रहता है। देखो, हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में पढ़े थे, उसमें जो डी कक्षक होता है दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला होता है T2G स्तर और दूसरा क्या होता है, Eg स्तर। T2G स्तर की जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है, Eg स्तर की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। इसको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। इसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जो आपका TiH2O6 3+ आयन संकुल है वो बैगनी रंग का दिखाई देता है। यहाँ पे जो संकुल दिख रहा है वो कैसा होता है, अष्टफलकी होता है, जिसमें जो टाइटेनियम है ये 3+ आयन रख रहा है। टाइटेनियम कितना आयन रखता है, Ti3+ आयन, इस तरीके से। ठीक, इस टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इसके डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। 3D1 होता है, तो अगर 3D1 है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। इसमें क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन इसका जो Eg स्तर है वो कैसे रहेगा, खाली रहेगा। कौन सी अवस्था में, आद्य अवस्था में। कौन सी, आदि या फिर सामान्य अवस्था में। उसके पश्चात क्या होता है, इस संकुल द्वारा जब दृश्य क्षेत्र के हरे पीले भाग के प्रकाश को अवशोषित किया जाता है, मतलब इस संकुल द्वारा जब श्वेत प्रकाश के
हरे पीले भाग का अवशोषण किया जाता है तो वहाँ से इसे ऊर्जा मिलती है ना। तो जब इसे ऊर्जा मिलती है तब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ चला जाता है। आधी अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन T2G स्तर में रहता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को पा करके उत्तेजित हो जाता है और Eg स्तर में क्या हो जाता है, चला जाता है। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे चला गया है, तो यहाँ पे डी कक्षक में क्या होता है, संक्रमण आ जाता है। मतलब यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे डी संक्रमण हो रहा है और संकुल जो होता है बैंगनी रंग का दिखाई देता है। जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यह मानता है कि उपसंयोजन यौगिकों का जो रंग है वो किसके कारण, डी संक्रमण, उपसंयोजन यौगिकों का जो रंग है वो इलेक्ट्रॉन के डी संक्रमण के कारण होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया तो वहाँ पे डी संक्रमण, मतलब डी कक्षक में आपस में क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा उपसंयोजी यौगिकों की रंग की पहचान। यहाँ पे क्या है, एक बार फिर से देखें अगर, तो उपसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है, जैसे कि इस उपसंयोजी यौगिकों में रंग के उदाहरण द्वारा समझे, मतलब TiH2O6 3+ आयन संकुल के उदाहरण के द्वारा समझे तो इसको आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। यहाँ पे टाइटेनियम जो होता है 3D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है ना। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो अपनी आद्य अवस्था में T2G स्तर में रहेगा। ठीक, उसके पश्चात क्या होता है, ये इस संकुल के द्वारा कुछ श्वेत प्रकाश का अवशोषण किया जाता है और श्वेत प्रकाश में भी हरे पीले रंग की प्रकाश का अवशोषण किया जाता है। मतलब इस संकुल पर जब श्वेत प्रकाश पड़ती है तो वो उस श्वेत प्रकाश से हरे पीले रंग की प्रकाश का अवशोषण करता है। ठीक, और अवशोषण करने के पश्चात जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अब उत्तेजित और अपने अगले ऊर्जा स्तर में Eg स्तर में चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे डी कक्षक के बीच संक्रमण हो रहा है तो इस कारण इसे डी संक्रमण कहते हैं। यहाँ पे जो उपसंयोजी यौगिक जो है बैंगनी रंग का दिखाई देता है वो किसके कारण है, डी संक्रमण के कारण। तो यहाँ पे हमने देखा डी संक्रमण के कारण उपसंयोजी यौगिक जो होते हैं, उपसंयोजी जो संकुल होते हैं वो अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे है संकुल यौगिक के रंग पर लिगेंड के प्रभाव को, संकुल यौगिक के रंग पर लिगेंड के प्रभाव को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। मतलब संकुल यौगिक है, उपसंयोजी जो संकुल है उसके रंग के निर्धारण में लिगेंड जो है कहाँ तक प्रभाव डालता है। पहला है NiCl2 को जल में घोलने पर संकुल NiH2O6 2+ बनता है। इस NiCl2 को हम लोग जल में घोलेंगे तो ये संकुल आपको प्राप्त होगा जो कि कैसा रंग का होता है, हल्का नीला होता है। इसमें एथेन 1,2-डाईएमीन की भिन्न भिन्न मात्रा मिलाने पर, इसमें एथेन 1,2-डाईएमीन की भिन्न भिन्न मात्रा मिलाने पर संकुल के रंग भी क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न हो जाते हैं, जो कि निकिल 2+ आयन तथा EN इथाइलिन के अनुपात पर निर्भर करता है। यहाँ पे क्या होता है, NiCl2 को जल में डालते हैं तो ये एक प्रकार का संकुल बनाता है जो हल्का नीला होता है। अगर इसमें एथेन या फिर डाई एथेन की अलग अलग मात्रा डालते हैं तो क्या होता है, वो अलग जो संकुल होता है वो अलग अलग रंग का दिखाई देता है जो कि आपके निकिल तथा EN के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लिगेंड जो होता है वो भी रंग को निर्धारित रंग के निर्धारण में भी क्या करता है, सहयोग देता है, क्योंकि यहाँ पे EN पर भी वो निर्भर कर रहा है। निकिल तो आपका सेंट्रल एटम है लेकिन EN क्या है, ये तो लिगेंड है ना, तो इन दोनों पर के अनुपात पर निर्भर करे। इसका मतलब वो जो रंग है, संकुल का रंग है, वो लिगेंड पर भी निर्भर करता है। ठीक,
जैसे कि यहाँ पे देखिए NiH2O4 En2+ आयन है। ये कौन से रंग का होता है? आपका हरा रंग। लेकिन इसमें En जो एक्वा सॉल्यूशन है, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है, इसको मिला देते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है? हल्का नीला हो जाता है। देखो ये क्या है? आपका लिगेंड है। लिगेंड को मिला रहे हैं यहाँ पे इस संकुल में, तो वो कौन से रंग का हो जा रहा है? हल्का नीला, है ना। तो यहाँ पे लिगेंड क्या हो रहा है? आपका रंग को निर्धारण कर रहा है, उसके रंग को चेंज कर दे रहा है ना। उसी तरह से यहाँ पे है NiH2O En2 और 2+ आयन। इसमें फिर से En अगर डाल दें तो ये कौन से रंग का हो जाएगा? बैंगनी रंग का हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं विभिन्न रत्नों के रंग। जो रत्न होते हैं, मणि होती है, वो अलग अलग रंग की दिखाई देती है ना। तो उसी के बारे में देखेंगे, विभिन्न रत्नों के रंग तथा कारण। माणिक्य लगभग 0.5 से 1% क्रोमियम 3+ आयन युक्त Al2O3 मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। जो माणिक्य होता है उसमें 0.5 से लेकर 1% तक क्रोमियम 3+ आयन और Al2O3 इसमें क्या होता है? जो माणिक्य होता है उसमें मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, क्रोमियम 3+ आयन होता है, जिसमें कहीं कहीं पर Al के स्थान पर क्या आ जाता है? क्रोमियम आ जाता है। ठीक, अर्थात एल्यूमिनियम का जो जालक है उसमें क्रोमियम क्या हो जाता है? घुस जाता है। ठीक है, उसमें क्रोमियम क्या हो जाता है? घुस जाता है। ठीक, तो इन केंद्रों पर डी संक्रमण के कारण ही इसमें रंग उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे Al जो एक Al है, मतलब एक एल्यूमिनियम है, उसके स्थान पर क्या आ जाता है? क्रोमियम। तो यहाँ पे जो केंद्र है आपका यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उसमें डी संक्रमण पाया जाता है, जिसके कारण वो जो माणिक्य होता है वो अलग अलग रंग का दिखाई देता है। जैसे कि पन्ना में देखें तो पन्ना में क्या होता है? क्रोमियम 3+ आयन होता है। बैरिल खनिज मतलब Be3Al2Si6O18 में अष्टफल के स्थान पर स्थित होते हैं। क्या होता है? इस प्रकार के संकुल जो होता है उसमें क्रोमियम आ जाता है और इस संकुल के बीच में घुस जाता है, जिससे क्या होता है? इस केंद्र पर और यहाँ पे जो बेरिलियम है या फिर एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम और इस क्रोमियम के केंद्र पर डी संक्रमण आ जाता है या फिर डी संक्रमण पाया जाता है, जिसके कारण जो आपका माणिक्य है या फिर जो पन्ना है वो अलग अलग रंग का दिखाई देता है। ठीक, जो आपका पन्ना है वो हरे रंग की दिखाई देता है। पन्ना कौन से रंग का दिखाई देता है? हरे रंग का। आगे देखें उपसंयोजी संकुलों का चुंबकीय व्यवहार। उपसंयोजी संकुलों का चुंबकीय व्यवहार क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुलों के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। उदाहरण है फेरस मतलब FeCN6 3- आयन एक अष्टफलकीय संकुल आयन है। इसमें Fe की ऑक्सीकरण जो संख्या है वो कितनी है? +3 है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 है। चूँकि Cn यहाँ पे Cn है जो एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, अतः विपाटन ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि लिगेंड क्या है? प्रबल है, तो विपाटन ऊर्जा का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। तथा यह संकुल निम्न चक्रण युक्त होता है, दुर्बल अनुचुंबकीय होगा। इसी प्रकार एक अन्य संकुल आयन FeH2O6 आयन में भी Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 तथा विन्यास 3d1 ही होगा, मतलब 3d5 होगा। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है, 3d5 होगा। परंतु यहाँ H2O एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अतः विपाटन ऊर्जा का मान तुलनात्मक रूप से कम होगा। यहाँ पे ये बताया जा रहा है यहाँ पे एक तरफ आपका FeCN6 3+ आयन है, 3- आयन है, और एक तरफ है FeH2O6 3+ आयन। तो यहाँ पे जो साइनाइड लिगेंड है वो एक प्रबल लिगेंड है, तो इसलिए जो विपाटन यहाँ पे विपाटन हो रहा है वो क्या होगा? प्रबल होगा। मतलब यहाँ पे देखो दोनों समुच्चय जो डी ब्लॉक होता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन में हम लोग पढ़े थे,
जो डी ब्लॉक होता है T2G Eg ऊर्जा स्तर में बढ़ जाता है। और इन दोनों समुच्चय, इस ऊर्जा और इस ऊर्जा स्तर, इन दोनों ऊर्जा स्तर के बीच जो अंतर होता है उसको क्या से दर्शाते हैं, डेल यू से या फिर डी क्यू से दर्शाते हैं, डेल ओ से या फिर डी क्यू से दर्शाते हैं। तो क्या होगा, जब आपका लिगेंड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, प्रबल होगा, तो यहाँ पे डेल ओ का जो मान है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर लिगेंड आपका कमज़ोर है तो यहाँ पे जो डेल ओ का मान है या फिर डी क्यू का जो मान है वो क्या होगा, दुर्बल होगा, है ना। तो अगर देखें, अगर यहाँ पे फेरस को देखें तो फेरस में क्या है, 3d5 है, मतलब डी ब्लॉक में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 1 5। तो क्या हो जाएगा, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, जैसे कि FeCN6 3 है, तो यहाँ पे लिगेंड स्ट्रांग है, इस कारण जो आपका फेरस में 5, फेरस के डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरीके से वो निम्न ऊर्जा संक्रमण या फिर निम्न चक्रण युक्त रहेंगे, ये निम्न चक्रण संकुल आयन रखेंगे। यहाँ पे देखिए FeCN6 में साइनाइड क्या है, आपका लिगेंड है, और ये तो सेंट्रल एटम है जिसके डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इस साइनाइड के कारण ये निम्न चक्रण संकुल आयन रखते हैं या फिर निम्न चक्रण संकुल होता है, जिसके कारण ये दुर्बल अनुचुंबकीय होते हैं। लेकिन इसकी बात करें FeH2O6 3+ आयन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और Eg कक्षक में चले जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, Eg कक्षक में, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, H2O जो एक दुर्बल लिगेंड है, इसके कारण दुर्बल क्षेत्र, मतलब H2O जो आपका एक दुर्बल लिगेंड है, इसके कारण जो विपाटन होता है वो क्या होता है, कम होता है। विपाटन क्या होता है, कम होता है, किसके कारण, H2O के कारण। तो विपाटन कम होता है, इस कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अपने उच्च ऊर्जा स्तर में, मतलब Eg समुच्चय में चले जाते हैं, और यहाँ पे आपका उच्च चक्रण संकुल पाया जाता है। यहाँ पे लिगेंड H2 है, इस कारण यहाँ पे उच्च चक्रण संकुल, और यहाँ पे लिगेंड साइनाइड है, इसी कारण यहाँ पे निम्न चक्रण संकुल पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका बनेगा वो एक दुर्बल अनुचुंबकीय होगा, और यहाँ पे जो जिस तरीके से आपका स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में इधर से उधर जाएंगे, तो यहाँ पे जो संकुल आपका बनेगा वो क्या होगा, उच्च, मतलब प्रबल अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहाँ चले गए अपने अगले ऊर्जा स्तर में, तो यहाँ पे जो आपका दर्शाया जाएगा, तो यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे जो प्रबल अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शा रहा है, और यहाँ पे जो फेरस है एक दुर्बल अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शा रहा है, ठीक। अब देखते हैं उपसंयोजी यौगिकों का महत्व। उपसंयोजी यौगिकों का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा, धातु कर्म में होता है, और कहाँ पे होता है, विलयन बनाने में होता है, और वैश्लेषिक रसायन में होता है, जल की कठोरता पता करने में होता है, उद्योगों में होता है, मतलब फोटोग्राफी में, विद्युत लेपन में, जीव विज्ञान में इसका महत्व है, औषधि के रूप में इसका उपयोग होता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया में इसका उपयोग होता है, रंजक उद्योग में इसका उपयोग होता है। तो ये सब क्या है, आपके संकुल के जो उपसंयोजी यौगिक है उसके उपयोग है। जैसे कि पहला क्या है यहाँ पे, धातु कर्म में, तो चांदी व सोने का निष्कर्षण साइनाइड विधि द्वारा, साइनाइड विधि से Ag या Au का साइनाइड संकुलन बनाकर किया जाता है। धातु कर्म में मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सोने और चांदी का जो निष्कर्षण है वो संकुल के माध्यम से किस तरीके से होता है उसको देखें। तो चांदी व सोने का निष्कर्षण साइनाइड विधि से Ag या Au का साइनाइड संकुल बनाकर किया जाता है। बारीक पीसे गए अयस्क को जलीय साइनाइड विलयन से वायु की उपस्थिति में अभिकृत करने पर Ag तथा Au विलय संकुल बनाता है, जिसमें जिंक चूर्ण डालने पर सिल्वर या गोल्ड अवक्षेपित हो जाता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस अयस्क का, जैसे कि आपको Ag को प्राप्त करना है ना,
Ag का क्या करना है, निष्कर्षण करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Ag जो है उसका साइनाइड के साथ संकुल तैयार करेंगे। संकुल आपका बन गया, उसके पश्चात क्या करेंगे, जो आपका संकुल तैयार हो गया है किससे, जैसे कि यहाँ पे जो Ag है उसको साइनाइड के साथ संकुल तैयार किए हैं हम लोग। उसके पश्चात क्या किए हैं, अब इस संकुल में जो आपका जिंक का चूर्ण है, जिंक चूर्ण को डाले हैं। जैसे कि ये है, इस संकुल में क्या डाले हैं, जिंक चूर्ण को, जिससे क्या होता है, आपका जिंक चूर्ण डालते हैं तो यहाँ पे जो जैसे कि Ag है तो Ag आपका अलग हो जाएगा और इस तरीके से आपको यहाँ पे सिल्वर या फिर गोल्ड प्राप्त हो जाएगा। Ag है तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, सिल्वर प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे Au का संकुल बनाए रहते तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता Au प्राप्त होता, मतलब सोना प्राप्त होता है ना। तो इस तरीके से धातु कर्म विधि से हम लोग सोने और चांदी का निष्कर्षण कर सकते हैं। आगे है आपका विलयन बनाने में, दूसरा है विलयन बनाने में। तो विलयन बनाने में भी इस उपसंयोजी यौगिक का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि कई अविलेय पदार्थ में इनका संकुल बनाकर घोला जा सकता है। कई अविलेय पदार्थ जो होते हैं उनका संकुल तैयार करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। जैसे कि लाल बॉक्साइड Al2O3 को Fe2O3 से अलग करने के लिए, लाल बॉक्साइड है उसको Fe2O3 से अलग करने के लिए क्या करते हैं, इन्हें सांद्र Al2O3 मतलब जैसे कि Al2O3 और Fe2O3 क्या है, आपस में घुला हुआ है ना, आपस में क्या है, घुला हुआ है। तो उससे क्या करेंगे, सांद्र NaOH के साथ गर्म करेंगे। जैसे ही NaOH के साथ गर्म करते हैं तो Al2O3 संकुल आयन मतलब AlOH4 माइनस आयन के रूप में क्या हो जाता है, घुल जाता है। Al2O3 Fe2O3 का जो मिश्रण है उसको सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ पे जो आपका Al2O3 है वो अपने एक संकुल बना लेता है AlOH4 माइनस आयन। और इस तरीके से हम लोग Al2O3 को और Fe2O3 को अलग कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है वैश्लेषिक रसायन में। आगे है वैश्लेषिक रसायन में। तो इसमें ये बताया गया है कि विभिन्न जो क्षारीय मूलक है उसकी पहचान संकुल बना करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि क्षारीय मूलक विश्लेषण में द्वितीय समूह कॉपर 2+ आयन, कैडमियम 2+ आयन संकुल निर्माण के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ समूह में Ca मतलब कैल्शियम 2+ आयन, निकिल 2+ आयन के सहयोग की पहचान व पृथक्करण संकुल बनाकर किया जा सकता है। इनकी पहचान हम लोग संकुल बना करके किसी भी सॉल्यूशन में अगर वो है तो उसका हम लोग सॉल्यूशन में उसका सॉल्यूशन अगर बना हुआ है तो उसका संकुल बनाएंगे। संकुल बना करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा आयन कौन सा धन आयन मिश्रित है। बहुत से धनायन एवं ऋणायन की पहचान तथा आकलन संकुल निर्माण करके किया जाता है। जैसे कि Ag+ आयन, Cu+ आयन, कैडमियम 2+ आयन आदि आदि। ठीक, आपने देखा होगा जो जल होता है वो सरलता से झाग नहीं देता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये जल कैसा है, कठोर है। लेकिन जब बरसात होती है तो जो पानी आता है, पानी गिरता है, वो कैसा होता है, मृदु होता है, क्योंकि वो एकदम आसानी से झाग दे देता है। तो हम लोग कहते हैं जो बारिश का जल होता है वो क्या होता है, मृदु होता है। तो जल की कठोरता का आखिर में कारण क्या है, जल की कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये आयन ही जल को क्या करते हैं, कठोर बनाते हैं। तो इन आयन की उपस्थिति के कारण ही जल क्या होता है, कठोर होता है। इन आयनों का आकलन इनके EDTA के साथ संकुल बनाकर किया जाता है। इन आयन का जो आकलन है किस तरीके से करेंगे, इन आयनों का आकलन हम लोग EDTA मतलब कैल्शियम का EDTA के साथ संकुल और मैग्नीशियम का EDTA के साथ संकुल बना करके कर सकते हैं, है ना। तो दोनों संकुलों के स्थायित्व स्थिरांक है, जो कांस्टेंट है, वो अलग अलग होते हैं। अतः धनात्मक रूप से आकलन किया जाता है। मतलब जल की कठोरता, जल में कैल्शियम मैग्नीशियम है कि नहीं, इसकी पहचान कैसे करेंगे, इस जो आयन होता है उसका EDTA के साथ संकुल बना लेते हैं और जो आपका संकुल बनाते हैं तो उसका जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उसकी कितनी मात्रा वहाँ पे उपस्थित है।
इसी तरीके से चौथे तक हमने देख लिया जल की कठोरता। अब आगे आप लोग इसको देखिएगा। उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी संकुलों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है, फेरस होता है ना। तो ब्लड जो है आपका फेरस के साथ एक तरीके से संकुल है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपने देखी होगी। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पत्तियों में होती है ना। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है, पत्ती में होती है। पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल भी जो एक तरीके से अगर देखें तो क्लोरोफिल भी मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, संकुल होता है। उसी तरीके से जो आपका विटामिन B12 होता है वो भी क्या है, एक तरीके से किसी दूसरे तत्व के साथ संकुल बनाया रहता है। औषधि के रूप में देखें तो लेड के विषैलेपन को समाप्त करने के लिए कैल्शियम और EDTA का संकुल जो बना होता है उसका इंजेक्शन लगाते हैं। उसी तरीके से प्लैटिनम संकुचित का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। PTNS32Cl2 का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो इस तरीके से आपका जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी आपका संकुल का अलग अलग महत्व है। रंजक के उद्योग में होता है, उत्प्रेरित जैव रासायनिक अभिक्रिया में भी होता है। तो इस सब को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा।